वेलकम दोस्तों। आज हम लोग परंपरा के मूल्यांकन का लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। 2 अंक स्तरीय होता है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक प्राप्त होता है। पहला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? यह 2018 में पूछ चुका हुआ है। 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। तो इसका आंसर होगा, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं निर्भर करता है। परंपरा का अर्थ चलन या परिपाटी या रीति होता है। जब कोई कार्य सदियों से होता आ रहा होता है तो उसी को हम परंपरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें कोई भी वांछित यानी कोई भी जरूरी परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? देखिए, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उसके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। साहित्य का अर्थ होता है, साहित्य एक आईना है जिसमें हम समाज को देखते हैं, अर्थात वह मानवीय जीवन का चित्र होता है जिसमें समाज में घटित वास्तविक घटनाओं का वर्णन होता है। तो लेखक का सवाल है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे देश के लोगों का अधिकार होता है। सब राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जिसमें उत्पादन के साधनों का बंटवारा किसी एक व्यक्ति में न होकर संपूर्ण जीवन कल्याण के लिए होता है। तो लेखक का प्रश्न है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूरा जो धन होता है वह किसी खास व्यक्ति के पास चला जाता है, केवल पूंजीपतियों के पास चला जाता है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में सब किसी के हक में कार्य होता है। पूरा पैसा जो होता है, पूरा धन होता है, वह सरकार के पास रिजर्व रहता है और वह लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। भारत में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था है, जिसको मिश्रित व्यवस्था कहा जाता है। तो लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। रूस में समाजवादी व्यवस्था है, इंग्लैंड में पूंजीवादी व्यवस्था है और भारत में समाजवादी पूंजीवादी दोनों हैं, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक के अनुसार समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। अगला प्रश्न है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य जो है वह मनुष्य के पूरे जीवन से संबंध है, क्योंकि साहित्य एक आईना है जिसमें हम समाज को देखते हैं। यह समाज में घटित वास्तविक घटनाओं का वर्णन करता है। साहित्य जो होता है वह समाज में घटित वास्तविक घटनाओं का वर्णन करता है।
तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? दुनिया का भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव में रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, यानी बहुत सारे जाति भारत में रहते हैं, तो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर होगा, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है जाति के मामले में। यहाँ पर राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्य जगह साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। लेखक कहते हैं कि देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की एक अहम भूमिका है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका आंसर होगा, लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। साहित्य जो है वह राजनीतिक मूल्यों से ज़्यादा अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंदित कर देती है। जैसे इंग्लैंड में अगर हमें राजा का नाम मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन शेक्सपियर का नाम हर किसी के ज़ुबान पर रहता है। द फादर ऑफ इंग्लिश विलियम शेक्सपियर का नाम हर किसी के ज़ुबान पर रहता है। उसी तरह लेखक एक उदाहरण के साथ कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, लेकिन वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंदित करती है। अगला प्रश्न है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और यह भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? तो इसका आंसर होगा, भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका है। व्यास ने महाभारत की रचना की और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। महाभारत और रामायण से भारतीय साहित्य की एकता होती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति को अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है। समरसता का अर्थ एकजुट होता है, तो एकजुटता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता के जड़ को मजबूत किया है। तो ये था परंपरा के मूल्यांकन का कुछ प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।